आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सच और अफवाह के बीच की एक बहुत ही धुंधली लकीर पर चलती है। पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी। बिल्कुल। कहानी कुछ यूं है कि साल 1955 में एक हवाई जहाज न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरता है और गायब हो जाता है। मतलब कोई मलबा नहीं, कोई सुराग नहीं, कुछ भी नहीं। फिर पूरे 37 साल बाद 1992 में वही जहाज अचानक वेनेजुएला के एक एयरपोर्ट पर उतरता है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का सवाल खड़ा होता है। क्या फ्लाइट 914 की ये जो हैरान कर देने वाली कहानी है वो टाइम ट्रैवल या किसी अनसुलझे रहस्य का सबूत है, या ये सिर्फ एक बहुत अच्छी तरह से गढ़ी गई अफवाह है जिसे मीडिया ने सेंसेशन बना दिया? मेरा मानना है कि इस कहानी में जो छोटी छोटी बातें हैं, जो डिटेल्स हैं और जो गवाहों के दावे हैं, वो एक ऐसी पहेली की तरफ इशारा करते हैं जिसे हम यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकती। और मैं ये पक्ष रखूंगा कि ये पूरी कहानी एक काल्पनिक रचना है। इसकी जड़ें एक अखबार की मनगढ़ंत खबर में है और इसके पीछे एक भी ठोस सबूत नहीं है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक झूठी कहानी सच का चोला पहन लेती है। चलिए शुरू करते हैं। तो जरा सोचकर देखिए, 1992 का दिन है, कराकस एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा है और अचानक रडार पर एक जहाज नमूदार होता है बिना किसी सूचना के। ये एक पुराना डगलस DC-4 प्रॉपर प्लेन है जो दशकों से इस्तेमाल में ही नहीं है। पायलट रेडियो पर संपर्क करता है और इसकी आवाज में एक घबराहट है। वो कहता है, हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं, हम कहाँ हैं? अब कंट्रोल टावर में बैठे लोग हैरान हैं। पैन एम एयरलाइन तो 1 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। ये सुनने में किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है और शायद ये है भी। देखिए, कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए ये सारी बातें ज़रूरी हैं, लेकिन मैं इसे एक दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। ये कहानी किसी वास्तविक घटना की रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि एक टैब्लॉइड अखबार वीकली वर्ल्ड न्यूज़ की उपज है जो ऐसी ही कहानियों के लिए जाना जाता था। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन पहले उस सीन को पूरा करते हैं। कंट्रोलर पायलट को बताता है कि साल 1992 चल रहा है। पायलट की सांसें अटक जाती हैं। वो कहता है, हे भगवान। जमीन पर मौजूद स्टाफ देखता है कि जहाज के अंदर बैठे यात्री वो 1950 के दशक के कपड़ों में हैं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी हैरानी है, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आ गए हों। और इस पूरी घटना का एक चश्मदीद गवाह है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हुआन दे ला कोर्टे। उसने न सिर्फ ये सब देखा, बल्कि बाद में ये भी दावा किया कि सरकारी एजेंटों ने उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया था। ये नाम सिर्फ उन टैब्लॉइड की कहानियों में मिलता है। इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कराकस एयरपोर्ट पर काम करने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है। ये एक काल्पनिक कहानी को विश्वसनीय बनाने का एक पुराना तरीका है। एक भरोसेमंद लगने वाला गवाह बना दो। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर ये सच होता तो क्या सिर्फ एक ही गवाह होता? एयरपोर्ट पर तो सैकड़ों लोग काम करते हैं, ग्राउंड क्रू, सुरक्षाकर्मी, दूसरे पायलट, यात्री। किसी और ने कुछ क्यों नहीं देखा? किसी और का बयान क्यों सामने नहीं आया? आपका सवाल जायज है, लेकिन कवर अप का मतलब ही यही होता है, सबूत मिटाना और गवाहों को चुप कराना। अगर सरकारें इस घटना को छिपाना चाहती हैं, तो किसी एक व्यक्ति के रिकॉर्ड को गायब कर देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? सवाल ये नहीं है कि उसका रिकॉर्ड है या नहीं। सवाल ये है कि ये किरदार गढ़ा ही क्यों गया? हो सकता है उसे धमकी दी गई हो, या उसे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा गया हो। ऐसा अक्सर होता है जब कोई घटना राष्ट्रीय सुरक्षा या हमारी समझ से परे हो। मैं समझ सकता हूं कि एक सरकारी साजिश का विचार क्यों आकर्षक लगता है, और ये सच है कि सरकारें बातें छिपाती हैं। लेकिन इस मामले में साजिश को सच मानने के लिए हमें जितने सबूतों को नजरअंदाज करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा है। ये मानना कि अमेरिका और वेनेजुएला की सरकारों ने मिलकर दशकों तक इस राज को दबाए रखा और सैकड़ों गवाहों को चुप करा दिया, ये उस बात से ज्यादा अविश्वसनीय लगता है कि एक अखबार ने बस एक कहानी छाप दी। ठीक है, ठीक पल के लिए गवाह को अलग रखते हैं, पर आप उस जहाज और उन यात्रियों को कैसे समझाएंगी? कहानी के मुताबिक जब जहाज लैंड हुआ तो पायलट ने कंट्रोल टावर से पूछा, क्या ये साल 1955 है? जब उसे बताया गया कि 37 साल बीत चुके हैं, तो उसकी घबराहट भरी आवाज रिकॉर्ड में सुनाई दी। जमीन पर सुरक्षाकर्मी जहाज की तरफ बढ़े, लेकिन पायलट चिल्लाया, दूर रहो, हम जा रहे हैं। और उसने बिना इजाजत के टेक ऑफ कर लिया और बादलों में हमेशा के लिए गायब हो गया।
ये सिर्फ कहानी नहीं, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है। हाँ, ये एक अच्छा क्लाइमैक्स है। कहानी लिखने वाले ने बहुत सोचा है। जहाज का दोबारा गायब हो जाना बहुत सुविधाजनक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई भी भौतिक सबूत नहीं बचता। कोई जहाज नहीं जिसकी जांच हो सके, कोई यात्री नहीं जिनका मेडिकल परीक्षण हो सके, कोई एयरपोर्ट लॉग एंट्री नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कुछ भी नहीं। अगर जहाज सच में उतरा था तो उसका क्या हुआ? वो यात्री कहाँ गए? किसी भी सरकार ने आज तक ये नहीं माना कि उन्होंने ऐसे किसी जहाज या यात्रियों को अपनी हिरासत में लिया है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां उसे बिना किसी सबूत के टिके रहने की एक तरह से आज़ादी मिल जाती है। आप इसे सुविधाजनक कह रहे हैं, मैं इसे रहस्य कहती हूँ। क्या ये मुमकिन नहीं कि जहाज किसी ऐसी चीज से गुजरा हो जो हमारे विज्ञान की समझ से परे है? हम अक्सर टाइम डायलेशन की बात करते हैं, यानी वो वैज्ञानिक सिद्धांत जहां समय अलग अलग परिस्थितियों में धीमी या तेज गति से चल सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जहाज किसी ऐसे प्राकृतिक भंवर या टाइम वॉर्म होल से गुजर गया हो जहां उसके लिए सिर्फ कुछ घंटे बीते, जबकि धरती पर पूरे 37 साल गुजर गए? ऐसी घटनाओं को सरकारें अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर छिपा लेती हैं। आपने एक दिलचस्प मुद्दा उठाया है, टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक वास्तविक हिस्सा है, लेकिन वो तब होता है जब कोई चीज प्रकाश की गति के करीब सफर करती है या किसी बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जैसे ब्लैक होल के पास होती है। एक 1955 का डगलस DC-4 प्रॉपर प्लेन इनमें से कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। ये एक वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक कहानी को विश्वसनीय बनाने की कोशिश है। ये विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान कथा है, साइंस फिक्शन। और अगर ऐसा कोई प्राकृतिक भंवर मौजूद होता तो क्या 37 सालों में और कोई जहाज उसमें नहीं फंसता? शायद वो एक अनोखी घटना थी जो फिर कभी नहीं हुई। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिन्हें उस समय के लोगों ने नामुमकिन माना था। लेकिन चलिए अब कहानी की उत्पत्ति पर बात करते हैं। मैं मानती हूं कि ये खबर वीकली वर्ल्ड न्यूज में छपी थी, जो भरोसेमंद नहीं माना जाता, लेकिन कई बार सच अजीब जगहों से सामने आता है। इस कहानी का दशकों तक जिंदा रहना और इंटरनेट पर इतना फैलना ये दिखाता है कि ये लोगों के जहन में गहरे सवाल पैदा करती है। स्रोत सामग्री में एक ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग का भी जिक्र है जिसमें पायलट और कंट्रोल टावर की बातचीत थी। ये सब कहानी में और वजन डालता है। मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूँ। किसी कहानी की जड़ें ही उसकी सच्चाई तय करती हैं, और इस कहानी की जड़ें जहरीली हैं। वीकली वर्ल्ड न्यूज़ कोई न्यूज़पेपर नहीं था, वो एक एंटरटेनमेंट टैबलॉइड था। वो बैड बॉय, चमगादड़ जैसा लड़का और एल्विस जिंदा है जैसी कहानियां छापने के लिए मशहूर था। उनका काम ही था ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाना जो लोग चाव से पढ़ें। उन्होंने फ्लाइट 914 की कहानी को 3 बार अलग अलग तारीखों और तस्वीरों के साथ छापा। हर बार गवाह का नाम और तस्वीर बदल दी जाती थी। ये पत्रकारिता नहीं, ये धोखा है। तो आपका कहना है कि कहानी का इतना लंबा चलना कोई मायने नहीं रखता? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट पर इसका फैलना इसकी सच्चाई का सबूत नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि सनसनीखेज अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं। इसे आजकल की भाषा में वायरल होना कहते हैं। एक अच्छी कहानी जिसमें रहस्य, ड्रामा और विज्ञान का तड़का हो लोगों को आकर्षित करती है। और जहां तक उस ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग की बात है, वो भी उसी अखबार की कल्पना का एक हिस्सा है। ऐसी कोई रिकॉर्डिंग कभी किसी को नहीं मिली। ये कहानी में विश्वसनीयता जोड़ने के लिए गढ़ा गया एक और तत्व है। फिर भी कहानी के कुछ पहलू हैं जो परेशान करते हैं। 1955 में पैन एम की कोई फ्लाइट गायब होने का रिकॉर्ड क्यों नहीं है? अगर अखबार ने कहानी गढ़ी तो उन्होंने एक ऐसी फ्लाइट क्यों चुनी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था? ये एक अजीब चूक है। ये चूक नहीं, बल्कि चालाकी है। अगर वो किसी असली गायब हुई फ्लाइट का नाम लेते तो कोई भी आसानी से तथ्यों की जांच कर सकता था और झूठ पकड़ लेता। एक काल्पनिक फ्लाइट 914 बनाकर उन्होंने कहानी को जांच के दायरे से ही बाहर कर दिया। कोई फ्लाइट थी ही नहीं तो उसके गायब होने का रिकॉर्ड कहां से मिलेगा? ये कहानी को अनडिबंकेबल यानी अकाट्य बनाने का एक तरीका है। अगर कोई सबूत नहीं है तो आप ये भी साबित नहीं कर सकते कि ये नहीं हुआ, और इसी भ्रम का फायदा ऐसी कहानियां उठाती हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि ठोस सबूतों की कमी है, लेकिन क्या हमें हर उस चीज को खारिज कर देना चाहिए जिसे हम तुरंत साबित नहीं कर सकते?
ये कहानी हमें हमारी अपनी हदों का एहसास कराती है। ये दिखाती है कि ब्रह्मांड में ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम अभी नहीं समझते। इसे सिर्फ एक अखबार का झूठ कहकर खारिज करना, मुझे लगता है हमारी कल्पना को सीमित करना है। मैं कल्पना को सीमित करने की बात नहीं कर रहा, मैं आलोचनात्मक सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा हूं। यह मानना कि यह एक विशाल, दशकों लंबा अंतर्राष्ट्रीय सरकारी कवर अप है जिसमें सैकड़ों लोगों को चुप करा दिया गया और सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए, बजाय यह मानने के कि एक टैब्लॉइड ने एक कहानी गढ़ी। मुझे लगता है कि पहला विकल्प कहीं ज्यादा अविश्वसनीय है। हमें हमेशा उस व्याख्या को चुनना चाहिए जिसके लिए कम से कम अनुमान लगाने की जरूरत हो, और यहाँ सबसे सरल व्याख्या यही है कि ये एक अच्छी तरह से लिखी गई कहानी थी जो अपने मकसद में कामयाब हो गई। तो मेरे लिए भले ही इसके पक्ष में पक्के सबूत न हो, फ्लाइट 914 की कहानी के बारीक पहलू, एक गवाह का दावा और कहानी की जटिलता इसे सिर्फ एक अफवाह कहकर खारिज करना मुश्किल बना देती है। यह एक अनसुलझी पहेली है जो समय और हकीकत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ सच कल्पना से भी ज्यादा अजीब हो सकते हैं। और मेरे नजरिए में फ्लाइट 914 की कहानी एक मनोरंजक कल्पना है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसकी शुरुआत टैब्लॉइड पत्रकारिता में हुई, इसके पक्ष में कोई भी ठोस जांचने लायक सबूत नहीं है और इसे बार बार एक धोखा साबित किया जा चुका है। यह इस बात का एक ताकतवर उदाहरण है कि कैसे एक घड़ी हुई कहानी लोगों की कल्पना पर कब्जा कर सकती है, लेकिन इसे एक असली ऐतिहासिक या वैज्ञानिक घटना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। जाहिर है हम इस पर एकमत नहीं होंगे, लेकिन ये कहानी हमें हकीकत और कल्पना के बीच की उस महीन रेखा पर सोचने के लिए जरूर मजबूर करती है। ये इस बात पर रोशनी डालती है कि समय और अनजाने से जुड़े रहस्य हमें हमेशा से क्यों आकर्षित करते रहे हैं। बिल्कुल, और अंत में फ्लाइट 914 की कहानी उस हवाई जहाज के बारे में कम और हमारी अपनी उम्मीदों और डरों के बारे में ज्यादा है। ये दिखाती है कि एक अच्छी कहानी, चाहे कितनी भी झूठी क्यों ना हो, कभी-कभी तथ्यों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है, खासकर जब वो समय, नुकसान और रहस्य जैसे हमारे सबसे गहरे सवालों को छूती है। फैसला आखिरकार सुनने वालों पर है कि वे पेश किए गए तर्कों के आधार पर किस नतीजे पर पहुंचते हैं। इस विषय में यकीनन और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है।